मैं डॉक्टर गौरव कुमार मिश्र, शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव पीजी कॉलेज बैकुंठपुर कोरिया में सहायक प्राध्यापक के रूप में पदस्थ हूँ। आज पुनः मैं एमए द्वितीय सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र थीम्स इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट के चतुर्थ यूनिट के अंतिम सेक्शन डी सेक्शन गांधीवाद या गांधीज्म पर चर्चा करूंगा और आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। गांधीवाद के संदर्भ में हम गांधीवादी पहलुओं को देखेंगे और उनके ऊपर की गई आलोचनाओं का परीक्षण करेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं, यह प्रश्न भी ये उठता है कि गांधीवाद क्या है। वस्तुतः गांधीवाद गांधी जी के विचारों, कार्यों, कृत्यों का एक ऐसा पूरा समूह है जो उन्होंने अपने जीवन काल के प्रारंभ से अपने दक्षिण अफ्रीका 1893 में दक्षिण अफ्रीका, फिर 1915 में भारतीय राजनीति में कदम रखने और अपनी मृत्यु तक जो भी अपनी कार्य पद्धति, विचारधाराएं और सिद्धांत दिए और उसको स्वयं जी कर दिखाया, इन सारे तत्वों के समूह को गांधीवाद की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः गांधी जी ने किसी वाद का या किसी मंतव्य का स्वयं में कोई स्पष्ट अवधारणा के रूप में प्रयोग नहीं किया और इसी कारण उन्होंने बताया कि वास्तव में गांधीवाद ऐसी कोई वस्तु नहीं है। वस्तुतः गांधीवाद गांधी जी के यत्र तत्र बिखरे हुए विचारों के समूह को, उनके कृत्यों और कार्यों का वो लेखा जोखा था जिसको उनके अनुयायियों द्वारा एक जगह संकलनबद्ध किया गया, एक जगह नियोजित किया गया, जिसको हम गांधीवाद की संज्ञा देते हैं। गांधीवादी या गांधीवाद के विचार तत्व गांधी जी की पुस्तकों में भी दिखाई देते हैं, जिसमें माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्याग्रह, नवजीवन उनका जो साप्ताहिक पत्र था, हरिजन जो साप्ताहिक पत्र था, शांति और युद्ध के समय अहिंसा उनकी पुस्तक जो थी, इन सारे, इवन सर्वोदय उनकी पुस्तक जो थी, इन सारी किताबों में, साप्ताहिक पत्रिकाओं में जो उनके द्वारा जारी की जाती थी, उसमें गांधीवादी विचारकों को या गांधीवादी विचारों को देखा जा सकता है। गांधी जी के विचार दर्शन को समझने के साथ ही यह देखना आवश्यक होगा कि गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सांप्रदायिक सौहार्द, स्त्री शिक्षा, पंचायती राज, पर्यावरण सुधार आदि सभी क्षेत्र अर्थात मानवीय जीवन के सभी पहलुओं की तरफ गांधी जी ने अपना दृष्टिकोण रखा, उसको समझा और उसके निदान के न केवल प्रयत्न किए अपितु उसे स्वयं के जीवन में जीकर दिखाया। इसलिए गांधीवादी दर्शन वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है, क्योंकि वो जीवन के सभी पहलुओं पर अपना व्यवहारिक निदान प्रस्तुत करता है। यह देखा गया कि गांधी जी के विचार दर्शन से ही प्रभावित होकर चाहे अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग हो, अफ्रीका में नेल्सन मंडेला हो, म्यांमार में आंग सान सू की हो, या अब देश के साथ विभिन्न देशों की विचारधाराओं और कार्य पद्धतियों में गांधीवादी तत्वों का योग रहा है और उन्होंने गांधीवाद के तत्वों की वकालत की है।
यह एक समस्यात्मक प्रश्न ही है कि गांधीवाद आज यद्यपि संपूर्ण देश के सामाजिक परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत सहित विभिन्न देशों के सामाजिक परिवर्तनों के भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं, विभिन्न विद्वानों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, लेकिन गांधीवाद की आलोचनाएं भी आज की जाती हैं और कमोबेश ये आलोचनाएं अपने देश में ही काफी मुखर हुई। यह सत्य है कि गांधीवाद एक विचारों का समूह है और उस विचार और कार्य पद्धतियों में कुछ त्रुटियां भी आईं, लेकिन ये त्रुटियां उस रूप में नहीं रहीं जिस रूप में इनकी कठोर आलोचनाएं की जाती हैं। आज हम गांधीवाद की कुछ प्रमुख आलोचनाओं पर दृष्टिपात करने का प्रयत्न करेंगे। यहां यह भी ध्यातव्य है कि गांधीवाद या गांधी जी के विचारधारा के ऊपर लगाए गए आक्षेप सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक स्तर पे ही लगाए जाते हैं, अर्थात विद्वानों में गांधी जी की विचारधारा को सैद्धांतिक रूप से मानने में कोई उतना विरोध नहीं है जितना कि उसको व्यवहारिक रूप में पालन करने से होती है। अर्थात गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष की आलोचनाएं ही विद्वानों द्वारा की जाती हैं। उन कुछ आलोचनाओं की हम परीक्षा करेंगे। उसमें सबसे पहली आलोचना तो यही की जाती है कि गांधीवाद एक काल्पनिक दर्शन है या व्यवहारवादी दर्शन नहीं है। अब काल्पनिक दर्शन से आलोचकों का यह मंतव्य था कि गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक राज्य, राम राज्य या आदर्श राज्य की जो भी बात की गई है यह व्यवहारिक धरातल पर संभव नहीं है। वास्तव में यह सत्य है कि गांधी जी ने इन आधारों में जिन बातों की परिकल्पना की है वो धरातल पर सत्य नहीं हो सकते, लेकिन जिस बात को गांधी जी ने स्वयं ही कहा था कि ये राम राज्य की या अहिंसात्मक राज्य की कल्पना व्यवहार के धरातल पर यद्यपि संभव नहीं है, तथापि हम इस आदर्श की तरफ लगातार आगे बढ़ें, इससे प्रेरणा लें, यही इन सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग है। अर्थात गांधी जी का यह कहना था कि ऐसे जीवन के ऐसे आदर्श जिनकी प्राप्ति कर ली जाए, वास्तव में वो तुच्छ कोटि के आदर्श हैं। गांधी जी के अनुसार आदर्श ऐसे विकसित होने चाहिए जिनकी प्राप्ति में लगातार हम आगे बढ़ें और उसको पाने का, उसको छूने का प्रयत्न करें। जब तक हमारे सामने एक आदर्श नहीं होगा हम उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते। राम राज्य की संकल्पना, आदर्श राज्य की संकल्पना उन आदर्शों की तरफ बढ़ाया गया हमारा कदम है जिसको पाने का, छूने का व्यक्तियों को प्रयत्न करना चाहिए। एक दूसरी आलोचना यह की जाती है कि गांधी जी का दर्शन मौलिक नहीं है। मौलिकता से आलोचना का आशय है कि गांधी जी ने अपने सिद्धांतों में गीता, कुरान, बाइबल, टॉलस्टॉय के विचारों, थोरों के विचारकों, रस्किन के विचारों आदि विभिन्न विचारों का सहयोग लिया है। उनकी स्वयं की कोई विचारधारा नहीं है। वास्तव में यह सत्य है कि गांधी जी के जीवन के प्रेरणा स्रोत ये सारे तत्व रहे हैं, लेकिन यहां यह भी देखना आवश्यक होगा कि गांधी जी ने इन विचारों को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया है। अर्थात जैसे थोरों का अराजकतावाद का सिद्धांत को गांधी जी ने दार्शनिक अराजकतावाद में परिवर्तित किया। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत, उसे गांधी जी ने सत्याग्रह का नाम दिया और सत्य के प्रति उपयोग किया, क्योंकि निष्क्रिय
प्रतिरोध में एक न्यूट्रलिटी का भाव उत्पन्न होता था, लेकिन सत्याग्रह न्यूट्रलिटी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी जी ने सारे सिद्धांतों को अपने तर्क और विचार के आधार पर परीक्षण करके उन सिद्धांतों को दिया और उस सिद्धांतों पर लगातार अडिग रहे। इस प्रकार गांधीवाद की ये आलोचना भी उपयुक्त नहीं है। गांधी जी ने अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप इस सिद्धांतों को गढ़ा और इन विचारों को जीकर दिखाया। इस प्रकार गांधी जी ने किसी भी सिद्धांतों का अंधानुकरण नहीं किया और अच्छे विचारों को देखकर अपने जीवन में अपनाना, इसमें कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि इससे मानव का जीवन अच्छाई की तरफ आगे बढ़ता है। एक नई आलोचना एक ये की जाती है कि गांधी जी की अहिंसा वह अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक से आशय यह है कि अहिंसा का सिद्धांत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के निवारण में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता और देश के युद्धों के समय या अंतर्राष्ट्रीय आचरण करते हुए गांधीवादी सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा सकता। वास्तव में आज जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अराजकता देखने को मिल रही है, ये इन्हीं गांधीवादी सिद्धांतों को न अपनाने से हो रही है। आज निशस्त्रीकरण की जो बातें कही जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं अहिंसा का भाव भी निहित है। शस्त्र नियंत्रण में भी अहिंसा का भाव कहीं ना कहीं निहित है। आज लगातार युद्धों को टालने की बात की जा रही है। कूटनीति में भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को कहने और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की बातें कही जा रही हैं। ये निश्चय ही हमारा अहिंसा के मूल मंतव्यों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला ही कृत्य है, क्योंकि व्यक्ति मूल रूप से शांति चाहता है और गांधी जी का मानना था कि हर मनुष्य की आत्मा भी स्वयं शांति चाहती है। युद्ध व अराजकता का वातावरण किसी भी आत्मा को अच्छा नहीं लगता, इसलिए अहिंसा की उपादेयता भी बनी रहती है। स्वयं गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को अपनाते हुए पूरे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी और उसमें विजयी भी हुए। तो यह कहना कि अहिंसा उपयुक्त नहीं है, यह गांधी जी के ऊपर गांधी जी के ऊपर यह कहना एक अन्यायपूर्ण बात ही होगी, क्योंकि कहीं न कहीं हर विचारों का मूल अहिंसा के पास आके ही समाप्त होता है। एक आलोचना न्यायस्थायिता के सिद्धांत या ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर भी की जाती है। न्यायस्थायिता या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, इसके अंतर्गत गांधी जी ने कहा कि अमीरों की संपत्ति को वो समाज की धरोहर समझ के उपयोग करें और अपनी आवश्यकता से अधिक के धन को वो समाज कल्याण में व्यय करें। मतलब संपत्ति के ट्रस्टी होते हुए अपनी संपत्तियों को जो उनकी आवश्यकता में नहीं है उसको सामाजिक कल्याण के कार्यों में लगाना न्यायस्थायिता का सिद्धांत बताया गया। वास्तव में आलोचकों के अनुसार यह श्रम के मूल्यों की अवहेलना करने वाला सिद्धांत है। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने श्रम द्वारा संपत्ति को इकट्ठा किया है, अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पे और श्रम के आधार पर संपत्ति को इकट्ठा किया है, उसका समाज को दिया जाना, ये सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है। लेकिन यहां जब इन सिद्धांतों का परीक्षण भी करते हैं तो हम यह देखते हैं
कि मानवीय जीवन में संपत्ति एक निश्चित समय और एक निश्चित आवश्यकता के साथ ही साथ बहुत उपयोगी नहीं रह जाती, अर्थात वो उसका कोई विशेष कल्याण नहीं कर पाती। व्यक्ति संपत्ति के माध्यम से जो अपनी भौतिक चरमोत्कर्ष की इच्छाएं प्राप्त कर पाता है, उससे उसकी आंतरिक संतुष्टि कहीं भी संभव नहीं हो पाती। यहां यह भी ध्यातव्य है कि विश्व की 2/3 जो संपत्ति है उस पे जिन लोगों का अधिकार है, अगर वो चाहें तो उन संपत्तियों को सामाजिक समस्याओं के निवारण में लगाएं और उनके लगाने से विश्व की अधिकांश समस्याओं का समापन किया जा सकता है। शिक्षा, बेकारी, भूखमरी, बेरोजगारी, इन सारी समस्याओं का निवारण ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से किया जा सकता है। तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को मात्र भौतिक दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है। अगर नैतिक आधार पर हम देखें तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सर्वोदयी समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। वैसे भी गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं सभी मनुष्यों की इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक होती हैं, लेकिन एक व्यक्ति के भी लालच की पूर्ति करने में प्रकृति के सारे संसाधन कम पड़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लालच का कोई अंत नहीं होता और संपत्ति का संग्रहण और लगातार संग्रहण, इसका कोई अंत नहीं है और न ही उसके कोई वास्तविक उपयोग है। तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद उसको समाज में या समाज कार्यों में लगा देना, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये कहीं भी श्रम सिद्धांतों की अवहेलना नहीं करता। आलोचकों ने एक आलोचना सत्याग्रह के सिद्धांत की भी की है, अर्थात उनके अनुसार सत्याग्रह का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है और सत्याग्रह की आड़ में आज हिंसात्मक तोड़फोड़, हिंसात्मक आंदोलनों और राजनीतिक दलों द्वारा इसको मिसयूज किया जा रहा है। वास्तव में सत्याग्रह के सिद्धांतों का मिसयूज किया जाना सत्याग्रह की कमी नहीं है, अर्थात सत्याग्रह को समझ न पाना, उसका उचित प्रयोग न कर पाना, ये लोगों की कमी है, न कि सत्याग्रह की या सत्याग्रह के सिद्धांत की कमी। सत्याग्रह से गांधी जी का आशय सत्य के प्रति अडिग रहते हुए अत्याचारी के किसी भी बात का विरोध करना, चाहे इसके लिए अपने प्राणांत ही क्यों न हो जाए। गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह एक ऐसा अस्त्र है जिससे बड़े से बड़े आताताइयों को भी पराजित किया जा सकता है। इसके अनुसार सत्य अडिग है और यदि हम सत्याग्रह का प्रयोग इस प्रकार से करें जिससे विरोधी को मानसिक, आर्थिक या किसी भी प्रकार से पीड़ा न हो, जबकि उन सारी पीड़ाओं को हम स्वयं धारण कर लें, क्योंकि हमारा मार्ग सत्य का है, तो कोई भी आताताई चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, आंतरिक दृष्टि से इतना मजबूत नहीं होता कि वह सत्य के प्रति अडिग व्यक्ति को, जो शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, मनसा वाचा कर्मणा के तरीके से बिना अत्याचारी का विरोध किए हुए अपना कार्य कर रहा है या अपनी मांग कर रहा है, उसको समाप्त कर दें। गांधी जी ने कहा था कि हो सकता है कि सत्याग्रह का प्रयोग करने में कुछ लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े,
और आताताई या अत्याचारी कुछ लोगों की हत्या करा दे। लेकिन एक जब विशाल जनसमूह इसी मार्ग के ऊपर उठ खड़ा होता है तो किसी भी आत्मा की इतनी शक्ति नहीं होती कि वे एक निहत्थे और सत्य के प्रति उतरे हुए व्यक्ति की निशंस हत्याएं करा सके। और इसके उपरांत जब आताताई का हृदय परिवर्तन होता है तो वही उसका पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। इतिहास में भी हम जब देखते हैं कि चाहे अशोक, अंगुलीमान, ऐसे कितने उदाहरण हैं जो अपनी विश्व विजय के साथ लोगों की निशंस हत्याएं भी कराते रहे। यद्यपि वो जिनकी हत्याएं हुई वो सत्याग्रह के मार्ग पे नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन निहत्थे और निर्बलों की हत्याएं कराकर अपनी तुष्टि करना, अपने साम्राज्य की तुष्टि करना, ये किसी भी मूल आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं होती। इसीलिए इन सारे सम्राटों ने, आताताइयों ने अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़कर शांति का मार्ग अपना लिया। तो कहने का मतलब यह है कि सत्याग्रह को गलत तरीके से प्रयोग करना यह सत्याग्रह के सिद्धांतों की हार नहीं है, अपितु ये सत्याग्रह के सिद्धांतों को अपने राजनीतिक हथकंडे के रूप में प्रयोग करने की हार है, जिससे हमें बचना होगा। एक सिद्धांत जो गांधीवादी सिद्धांत है उसकी आलोचना यह भी की जाती है कि गांधीवादी सिद्धांत विरोधाभासी है। विरोधाभासी कहने का आशय यह है कि गांधीवाद एक तरफ तो पूंजीवाद के समापन की बात करता है या पूंजीवाद के प्रति विरोध दर्ज करता है, लेकिन ट्रस्टीशिप के माध्यम से वह कहीं न कहीं पुनः पूंजीवाद को बनाए रखने का ही प्रयत्न करता है। यहां जैसे कि पहले भी चर्चा हुई थी कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को मात्र भौतिक रूप से देखना और उसका विश्लेषण करना यह उचित नहीं है। गांधी जी ने नैतिक दृष्टि से धनवान लोगों से यह आग्रह किया था कि वो अपनी संपत्ति का जो अधिकांश भाग जो उनके प्रयोग में नहीं है, जो उनकी आवश्यकताओं के लिए नहीं है, उसको समाज कार्यों के लिए लगाएं, जिससे सबका विकास संभव हो सके, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से भी गांधी जी ने या गांधी जी के विचारधारा को, पूंजीवाद को बनाए रखने की बात को कहना ये उपयुक्त नहीं होगा। एक बात और कही जाती है कि गांधी जी ने औद्योगिकीकरण का विरोध किया। यह भी दृष्टव्य है कि गांधी जी ने औद्योगिकीकरण का पूर्ण विरोध नहीं किया। जैसे उन्होंने रेलों के विकास की बात कही जो लोगों को सुविधाएं उत्पन्न करती हैं। गांधी जी ने ऐसे उद्योगों जो व्यक्ति की सुविधाओं में वृद्धि करते हों, उनको मिनिमम या न्यूनतम की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हों, उनके चीज़ों को बढ़ाने के लिए आवश्यक हों, ऐसे उद्योगों का उन्होंने विरोध नहीं किया। जहाज रानी का भी विरोध नहीं किया। हाँ, उन्होंने कुटीर उद्योगों का भी समर्थन किया, स्वदेशी का भी समर्थन किया, स्वरोजगार का भी समर्थन किया और इसी आधार पे समर्थन किया जिससे लोगों के अंदर रोजगार के अवसर बने रहें, स्वदेशी के माध्यम से उन सामानों को प्रयोग करने में उनको अच्छा महसूस हो और स्वावलंबन की मात्रा में बढ़ोतरी हो। तो यह कहना गलत है कि गांधी जी ने औद्योगिकीकरण का विरोध किया। गांधी जी ने उन उद्योगों का विरोध किया जो मनुष्य में शोषण वृत्ति को बढ़ावा देती हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा देती हैं और दूसरे के श्रम पर अपने या स्वयं को लाभ लेने के लिए प्रेरित करती हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधीवाद के ऊपर की गई आलोचनाएं अधिकांशतः सतही ही हैं, जो यथार्थ स्वरूप की नहीं है। और इन आधारों पर संपूर्ण गांधी दर्शन को या नकारना या उसे स्वीकार न करना, ये गांधीवाद के प्रति अन्याय ही होगा। समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब हम गांधी जी को एक ईश्वर तुल्य मानकर उनके विचारों का परीक्षण करते हैं, अर्थात गांधी जी को मानवीय या मानव समझते हुए उनके सिद्धांतों का परीक्षण नहीं करते, उनसे इतनी अधिक आशाएं जो ईश्वर तुल्य हैं करते हैं कि किसी सिद्धांतों में त्रुटि होनी ही नहीं चाहिए। अगर हम गांधी जी को मानव के रूप में परीक्षण करें तो उनकी अधिकांश बातें आज प्रेरक हैं, प्रासंगिक हैं और एक सामान्य मानव के लिए वो आदर्श हैं जिनकी प्राप्ति की दिशा में वो लगातार आगे बढ़ सकता है। गांधी जी ने इन सिद्धांतों को न केवल अपने जीवन में जी कर दिखाया, अर्थात पूरे जीवन भर इन सिद्धांतों का अनुपालन किया और उनमें सफलताएं भी प्राप्त की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य योद्धा के रूप में भारत को स्वतंत्र किया जाना उनके इन सिद्धांतों के आधार पर ही संभव हो सका। आज दलाई लामा ऐसे का भी कहना है कि आज विश्व युद्ध एवं शांति, अध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद के साथ साथ लगातार संघर्ष कर रहा है। जरूरत यह है कि इस संघर्ष को गांधीवादी तरीकों से समाधान करने का प्रयत्न किया जाए, तभी वैश्विक समस्याओं का निदान संभव होगा। और हमें आज भी गांधीवादी सिद्धांतों को कहीं ना कहीं स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि एक लेखक लॉयड ब्राउन आर का कहना है कि हमें गांधीवाद को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मानवीय विनाश के परित्राण से निकलने का और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। धन्यवाद।